हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे डीपी कांस्टेबल यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन। यानी आरडब्ल्यूए पर जो मॉक टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आज जो मॉक टेस्ट हुआ था यानी 28 सितंबर को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 35 एंड 40 द लीव्स रिमाइंडर 10, 20, 30 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 40 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 10, 20, 30 और 35 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले वो छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो 15, 25, 35, 40 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो कैसे निकालेंगे? यानी 15, 25, 35 और 40 का लेंगे हम एलसीएम। तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 15, 25, 35 एंड 40। और जब हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारा 4200 यानी 4200। एलसीएम तो आप ले लेंगे तो 15, 25, 35, 40 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 4200। अब ये जो संख्या है 4200 वो ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिससे अगर हम डिवाइड करेंगे 15 से, 25 से, 35 से, 40 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि डिवाइड पूरा पूरा नहीं करना। 15 से डिवाइड करें तो 10 रिमाइंडर हो, 25 से डिवाइड करने पर 20 और 35 से डिवाइड करें तो 30 रिमाइंडर बचे और 40 से डिवाइड करें तो 35 रिमाइंडर बचे। तो ऐसा हम कैसे संख्या निकालेंगे उस संख्या को? तो हम क्या देखते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 15 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। ऐसे 25 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। 35 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 और 40 में से 35 तो 5। तो ये जो कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे एलसीएम में से माइनस कर देते हैं। यानी 4200 में से अगर हम माइनस कर देंगे कॉमन डिफरेंस जो आएगा इनका 5, तो कितना आएगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर आ जाएगा 4195 यानी 4195। अब यही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15, 25, 35 और 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः 10, 20, 30 और 35। यानी 15 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 10, 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 और 35 से इसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 और 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 35। तो हमारी संख्या कौन सी होगी? 4195। केवल हमने क्या करना था? एलसीएम निकालना था इनका। एलसीएम आ जाएगा 4200 और जो कॉमन डिफरेंस होता है यानी इन नंबर्स में से अगर रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो हमारा 5555 आएगा। तो इसमें से बस 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4195। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरुणा सेल्स एन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। इफ सी सेल्स इट एट 3/5 ऑफ इट सेलिंग प्राइस, सी इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%। यानी अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। अब निश्चित मूल्य हमें नहीं पता तो हम एसपी मान लेंगे कितना? 100। हम एसपी मान लेंगे 100। उसके बाद यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के यानी एसपी विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है, यानी अगर वो 3/5 किसका? विक्रय मूल्य यानी एसपी का अगर उसे बेचती है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 2 10 0। तो अगर उसे 60 रुपये में बेचती है, अगर 60 रुपये में बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब क्या होगा? अगर 20% के हम फ्रैक्शन बनाएं तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 यानी 5 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचना। यानी ये होगी सीपी और ये होगा एसपी। तो ये होती है 20% की हानि। लेकिन एसपी अब कितना है? 60 रुपये, यानी 4 की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू है 60। तो सीपी यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी? यानी जो 60 है वो 4 की वैल्यू है और हमें बतानी है 5 की। तो 4 से इसे काटेंगे, कितना टाइम्स कटेगा? 15 बार। तो ये हो जाएगा 75, यानी हमारी सीपी कितनी है? 75। तो उसके बाद when she sells it at 90% of its original selling price, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100 मानी थी। उसका 90% कितना होगा? 90। तो अब वो बोल रहा है कि एसपी अगर 90 हो जाती है तो व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज सी गेट्स, उसे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? सीपी हमने कितनी लगाई थी? 75 और एसपी कितनी है? 90। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 90 माइनस 75। तो प्रॉफिट कितना होगा? 15 रुपये का। किस पर होगा? सीपी पर यानी 75 पर। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 15 रुपये का। 15 रुपये का किस पर हुआ? सीपी यानी 75 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो 15 से ये 75 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना होगा? 20%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन मेरा आंसर हमेशा कितना आया 17/30। अब ये कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत है या सही है। क्वेश्चन तो एकदम सही है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हुआ। अब मेरा मेरा जो आंसर है वो कितना आया 70/30। आपका अगर ऑप्शन से मैच करता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन मेरा ऑप्शन जो है वो 70/30 है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 डिवाइड बाई 5/8 ऑफ 3/4 माइनस 3/4 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9/2 माइनस। अब इसे ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना है 0.37, 37 के ऊपर बार डिवाइड बाई 0.41 और यहाँ केवल 1 के ऊपर बार है, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 37 अपॉन जिसके ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी बार क्या लिखते हैं 9 और 9 डिवाइड बाई, अब ये कितना लिखेंगे 41 लिखनी पड़ेगी पूरी संख्या, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी बार 9, यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। तो ये कितना हो जाएगा 37/99 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई ये हो जाएगा 37/90। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37/99 और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 90/37। तो 37 से 37 कट जाएगा, 9 से 10 टाइम्स और 9 से 11 टाइम्स, यानी इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया 10/11। तो ऐसे सॉल्व करेंगे 10/11, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस ये हो जाएगा 10/11, उसके बाद ऑफ 11/30। तो इसे सॉल्व करेंगे, अब ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 5/8 और ऑफ, तो ऑफ पहले सॉल्व होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32, 5 3 जा 15 और 8 4 जा 32 माइनस 3/2 और ये जगह इंटू 2/9 और माइनस ये कितना हो जाएगा 11 से 11 कट जाएगा ऑफ और 0 से 0, तो ये हो जाएगा 1/3 1/3। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे 1/2 इंटू 32/15 माइनस 2 से कटेगा 2 टाइम्स और 3 से कट जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/6 और माइनस के 1/3, तो 2 से इसे काट देंगे 16 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16/15 माइनस 1/6 माइनस 1/3। तो इसे सॉल्व करेंगे 16/15 माइनस 1/6 माइनस 1/3, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 30, तो यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 15/30। तो मेरा जो आंसर आया था वो आया था 70/30। अब ये आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, अब ऑप्शन गलत है या क्या है, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट करके बता देना, और आपका आंसर क्या आ रहा था ये बता देना, अगर ये मैंने गलत किया है तो वो भी बता देना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। इन सॉल्यूशन A and B the ratio of acid and water is 2:7 and 4:5 respectively. These solutions are mixed in the ratio 4:3. Find the ratio of acid and water in the resulting solution. यानी A और B विलयन में एक अम्ल और जल यानी एसिड और वाटर का अनुपात क्रमशः 2:7 और 4:5 है। यानी A और B इसमें क्या है एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो वो कितना है, एसिड और वाटर का रेशियो 2:7 ए का है और बी का है 4:5। अब ये क्या करना है हमें, इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, यानी इन दोनों को मिलाया जाता है 4:3 में। दी सॉल्यूशन आर मिक्सड इन द रेशियो 4:3। तो सबसे पहले मिलाने से पहले हम क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी को इक्वल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 7 9 और 4 और 5 कितना होगा 9, तो ये पहले से ही इक्वल है तो हम डायरेक्ट मिला सकते हैं, डायरेक्ट यानी 4:3 में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। क्यों कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों ऐड करने पर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 9 और ये भी 9, यानी क्वांटिटी हमारी सेम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वांटिटी सेम नहीं होती तो क्वांटिटी सेम पहले करनी पड़ती, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 से 4 7 जा 28, 3 से 12 और 3 से ये हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 20 रेशियो ये हो जाएगा 3 और 43। तो एसिड और वाटर पूछा क्या हमने, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो एसिड और वाटर का जो रेशियो होगा वो होगा 20:43, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। ए कार
travels a distance of x kilometer at a speed of 5 whole 5 by 9 meter per second and returns to the starting point at a speed of 5 meter per second if the total time taken by the car is 7 whole 3 by 5 hours. What is the value of x in किलोमीटर? यानी हमसे पूछी है डिस्टेंस, हमें टोटल टाइम कितना दे रखा है. अब जो टोटल टाइम है वो कितना होगा, t1 यानी जाने का समय और आने का समय यानी t2. तो t कितना है टोटल, वो है 7 होल 3 बाई 5 आवर्स, यानी 5 7 या 35 और 3 38, यानी हमारे पास टोटल टाइम है 38/5 इक्वल t1 क्या होगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी थी x और किस स्पीड से ट्रेवल किया था उसने, एक कार ने किसने स्पीड से 5 होल 5 बाई 9 मीटर पर सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा 50/9. पर ये किस में है मीटर पर सेकेंड, ये किस में है मीटर पर सेकेंड और x किस में है यानी डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में, और हमारा टोटल टाइम कितना है आवर्स में. तो ये मीटर पर सेकेंड को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में. इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 का, 18/5 का, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना होता है. उसके बाद ये हो गया पहला टाइम. दूसरा टाइम क्या होगा, x डिस्टेंस क्या है सेम, क्योंकि वो गया है डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं रिटर्न किया है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं लौट के आया है. तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, इसलिए यहाँ भी x और यहाँ भी x. तो और टाइम कितना लगा है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरे की स्पीड क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड. तो इसे भी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई. अब बस इसे सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना क्या है x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. और 9 से 9 2 18 और 5 से ये कटेगा 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 18/5 इक्वल x/20 प्लस 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा x/18. तो इसे सॉल्व करेंगे x/18, तो 38/5 था यहाँ इक्वल यहाँ था x/20 प्लस x/18. तो इसे सॉल्व करते हैं पहले. तो यहाँ से अगर x/2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1/10 प्लस यहाँ बचेगा 1/9. अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 90 एलसीएम, ये हो जाएगा 9 प्लस 10, तो ये हमारा आ जाएगा 19/90. कितना हो जाएगा 90. तो हमारा आंसर कितना आया 19/90. तो यहाँ x/2 एक सेकेंड x/2 इंटू ये हो जाएगा 19/90. तो इसे सॉल्व करके आया हमारा 19x/180. और किसके इक्वल था, ये पूरा सॉल्व करके आया ये 19x/180 और इसके इक्वल था, यानी 38/5 इक्वल था हमारा 19x/180. 19 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 360. और x की वैल्यू कितनी होगी 5 7 या 35, 5 2 या 10, और ये क्या था x क्या था डिस्टेंस, इसलिए 72 किलोमीटर. यानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 72 किलोमीटर x की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6. द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. यानी किसी आयत की लंबाई, ये लंबाई कितनी है 35 सेंटीमीटर 35, और चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कंस्ट्रक्टेड अराउंड दिस रेक्टेंगल. यानी इस आयत के चारों ओर, ये आयत है यानी रेक्टेंगल, इस आयत के चारों ओर क्या बनाया है हमने, सर्कल बनाया है. तो और सर्कल चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात करें. यानी हमें इस सर्कल की क्या चाहिए सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, यानी हमें चाहिए बेसिकली r की वैल्यू. अगर r की वैल्यू हो जाएगी तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे. तो r क्या होगा, जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहाँ क्या है 90 डिग्री का एंगल, तो इसका अगर हम डायगोनल खींचें डायगोनल, तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल जो हमने ड्रॉ किया है वही इस सर्कल का क्या होगा डायामीटर होगा. यानी ये क्या कर रहा है, ये डायगोनल है हमारा रेक्टेंगल का, जो डायगोनल है वो सर्कल को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है. यानी ये वाला सर्कल आधा और ये वाला सर्कल आधा, यानी ये जो है ये डायामीटर वाली लाइन है. यानी अगर हमें रेक्टेंगल का डायगोनल पता चल जाए तो उसी का आधा क्या होगा रेडियस होगा. तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो कैसे निकालेंगे, तो रेक्टेंगल को देखेंगे इस पार्ट को, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल, ये क्या है बेस इसका 35 और परपेंडिकुलर क्या है 12. तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हम निकालेंगे परपेंडिकुलर. वैसे ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद ही होना चाहिए.
कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 12, 35 और 37 की, यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो आएगा हमारा 37। लेकिन इस फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे जिसको ट्रिपलेट नहीं याद, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस यानी 35 का स्क्वायर होता है 1225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1225 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 9, 6, 3 और 1। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, और इधर क्या आता है एच स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो जो एच की वैल्यू आएगी यानी हाइपोटेन्यूज की वो होगी 37। अब जो हाइपोटेन्यूज है ये पूरा एच है, ये है रेक्टेंगल का डायगोनल, और पूरे सर्कल का क्या है डायमीटर, तो रेडियस क्या होगा, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 37/2। कितना होगा 37/2। अब हमें क्या चाहिए था सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और r क्या था 37/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और 22 का मल्टीप्लाई अगर हम 37 में करेंगे 22 इंटू 37, तो ये हो जाएगा हमारा 814, और डिवाइड बाई 7, तो इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 116 होल 2/7, यानी 116 होल 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 12,000, यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000, इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी रेट जो है वो है हमारा 10%, और जो टाइम वो है हमारा 3 ईयर्स। कितना है 3 ईयर्स। हमें बताना है अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 12,000, अमाउंट बताना है, तो वेरी सिंपल है, यानी रेट जो हमारा रेट है वो 10%, इसका फ्रैक्शन कर लेंगे, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 10/100, यानी ये हो जाएगा 1/10। तो एक साल का ब्याज कितना होगा 10/11, दूसरे साल का 10/11, और तीसरे साल का भी 10/11, यानी ये होगा हमारा प्रिंसिपल और ये आएगा हमारा अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1,000, और अमाउंट कितना होगा 11 का क्यू यानी 1331। तो प्रिंसिपल है हमारा है कितना, तो वो है 12,000, यानी 1,000 की वैल्यू कितनी है, 1,000 यूनिट की वो है 12,000, तो हमें बतानी है 1331 की, यानी 1,000 की वैल्यू कितनी है, 1,000 की वैल्यू है हमारी 1,000 यूनिट की 12,000, यानी प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12,000 अपॉन 1,000, और हमसे पूछा है अमाउंट यानी 1331 की वैल्यू, 1331 की वैल्यू, तो 0,0,0,0,0,0, यानी जो हमारी वो आएगा अमाउंट वो आएगा 12 इंटू 1331, तो ये हो जाएगा हमारा 15,972, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 15,972। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट इज 72, यानी 8 छात्रों द्वारा अर्जित औसत अंक 72 हैं, यानी 8 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 72, तो उनका सम कितना होगा सम, तो सम क्या होता है एवरेज यानी 72 इंटू टोटल नंबर यानी 8, तो सम हो जाएगा हमारा 576, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। उसके बाद इफ द मार्क्स ऑफ 3 गर्ल्स स्टूडेंट आर आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाई 3, यानी अगर 3 छात्राओं के अंक को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत अंकों में 3 की वृद्धि हो जाती है। औसत अंक कितने थे 72, तो उसमें 3 की और वृद्धि यानी 75 हो जाता है। कब होता है, तो 3 गर्ल्स के द्वारा जो मार्क्स, यानी जो 3 गर्ल्स के जो मार्क्स थे एवरेज मार्क्स वो हैं x। हमसे पूछा क्या है फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 3 गर्ल्स, तो हमने मान लिया 3 गर्ल्स जो थी उनके एवरेज मार्क्स थे x, कितने थे x, तो उनका सम कितना होगा, तो उनका सम होगा 3x। क्यों, सम क्या होता है एवरेज यानी x इंटू टोटल नंबर यानी 3x, जैसे यहाँ सम निकाला था ऐसे यहाँ कितना होगा 3x। उसके बाद जो क्वेश्चन ने बोला है कि हमारा पहला सम कितना था टोटल सम 576, उसमें लड़कियों के नंबर भी ऐड कर लिए यानी 3x, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 8 स्टूडेंट पहले थे 3 और आ गए यानी टोटल कितना हुआ 11, यानी ये था टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो उसके बाद क्या हुआ जो एवरेज था 72 उसमें 3 नंबर और जुड़ जाते हैं तो वो हो जाता है 75। अब असल में क्या निकालना है x की वैल्यू, तो ये कितना था 576 प्लस 3x अपॉन 11 इक्वल 75, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 3x और 11 का इधर होगा 75 में मल्टीप्लाई, तो 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 825, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी 825 में से माइनस करेंगे 576, तो ये हो जाएगा 249,
और एक्स की वैल्यू होगी 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, यानी जो एवरेज मार्क्स थे 3 लड़कियों द्वारा तो वो थे 83 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 83। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। 2541 spherical metal balls each with a radius of 1 centimeter are melted to form a cube. What will be the surface area of the cube in centimeter square approximately? यानी 2541 गोलाकार धातुमय गेंदों को जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो जब भी पिघलाने का सवाल आता है तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, अब एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, और आर कितना है, रेडियस कितना है 1, और 1 का क्यू कितना होगा 1 ही होगा। ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, लेकिन स्फीयर कितने हैं 2541, यानी 2541, और ये किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्यू के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि क्यू बनाया जा रहा है पिघलाकर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होता है, ए का क्यू, यानी साइड का क्यू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यू। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, क्यू का साइड, ठीक है। उसके बाद 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 2541 इक्वल ए का क्यू। तो 7 से इसे काटेंगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, और ये 7 3 जा, और 3 से ये कट जाएगा कितना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 22 इंटू हो जाएगा 121 इक्वल ए का क्यू। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 2 इंटू 11, और ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इक्वल ए का क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 था, इधर था 11 का क्यू, क्योंकि 11 इंटू 11 इंटू 11 था। यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन में 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 का क्यू इक्वल ए का क्यू। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8 क्या होता है, 2 का क्यू होता है, इंटू में 11 का क्यू इक्वल ए का क्यू, और हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 11 का होल क्यू इक्वल ए का क्यू, और क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था कि व्हाट विल द सरफेस एरिया ऑफ द क्यू इन सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। नहीं, सरफेस एरिया ऑफ क्यू क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यू, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यू होता है 6a², यानी 6 और ए की वैल्यू कितनी है 22, तो ए का स्क्वायर कितना होगा 484। तो 6 का अगर मल्टीप्लाई हम 484 में करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2904। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा 2904। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। इन अ जॉइंट फैमिली ऑफ 16 पर्सन, यानी एक जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में कितने लोग हैं, 16 पर्सन हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 82 ईयर्स बिटवीन द एजेस ऑफ द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर, यानी बड़ा मेंबर जो है, बड़ा मेंबर को हम डिनोट करते हैं बी से और छोटा मेंबर को सी से। तो जो बड़ा मेंबर है और जो छोटा मेंबर है उनकी जो आयु में अंतर है वो कितना है, वो है 82 ईयर्स। तो मैंने बड़ा मेंबर बी से डिनोट किया है, छोटा मेंबर सी से, और इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो माइनस का साइन लगाया है। तो बी माइनस सी कितना है 82 ईयर्स, 82 ईयर्स। उसके बाद इफ बोथ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 14 पर्सनस, यानी 16 पर्सन थे पहले, लेकिन इन दोनों को, बड़े को और छोटे को निकाल दिया जाए तो 14 पर्सन जो बचेंगे उनका एवरेज है 28 ईयर्स। तो द एवरेज एज ऑफ द होल फैमिली इज 30 ईयर्स। तो फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन। देखिए सबसे पहले कितने पर्सन है, 16 पर्सन है, कितने 16, और द एवरेज एज ऑफ द होल फैमिली यानी 16 पर्सन का एवरेज कितना है 30 ईयर्स, यानी 16 पर्सन जो है हमारे पास, 16 पर्सन उनका एवरेज है हमारे पास 30 ईयर। तो इनका सम कितना होगा, सम, तो सम क्या होता है एवरेज यानी 30 इंटू टोटल नंबर यानी 16 पर्सन, तो हमारा सम होगा 480। उसके बाद जब बड़े को और छोटे को हटा दिया जाता है यानी 14 पर्सन जब बचते हैं तो उनका एवरेज है 28 ईयर्स, यानी 14 पर्सन का जो एवरेज है वो कितना है 28 ईयर्स। तो इन 14 पर्सन का सम कितना होगा, तो इनका सम होगा 28 यानी एवरेज इंटू टोटल नंबर यानी 14। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 392। अब 16 पर्सन का सम कितना है 480 और 14 पर्सन का सम कितना है 392। तो जब 16 पर्सन में थे
16% में से अगर 14% का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो 2% आएंगे, और 2% कौन थे, बड़े और छोटे, इन दोनों का सम आ जाएगा। यानी बड़ा वाला और छोटे वाले का सम कितना होगा, 16% का सम कितना था, 480। उसमें से 480 में से अगर हम माइनस कर देंगे 14% का यानी 392 को, तो ये बड़ा और छोटे वाले जो हमने निकाल दिए थे उन्हीं का सम आएगा। यानी बड़ा वाले का और छोटे वाले की जो एज है वो आ जाएगी हमारी 88। यानी टोटल में से देखो, टोटल में से 16% में से अगर 14% का सम माइनस कर देंगे तो 2% जो बचे थे, यानी बड़े वाले और छोटे वाले, सबसे बड़ा और सबसे छोटा 2% बचे थे, उन दोनों का सम आएगा। और उन दोनों का सम कितना हो गया, उन दोनों का सम आया हमारे पास 88। और हमने शुरू में क्या लिखा था, शुरू में लिखा था इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 82। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बड़े का और छोटे का 82। तो हमें निकालना है एज ऑफ बड़े वाले की यानी एल्डेस्ट की। तो सी से सी यानी छोटा वाला कैंसिल, ये हो जाएगा 2b इक्वल 8 और 2 10, और ये हो जाएगा 70। यानी जो बड़े वाले की एज कितनी होगी, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 85। यानी जो बड़ा वाला है उसकी एज कितनी है, 85 ईयर्स। हमें बड़े वाले की निकालनी थी। क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पर्सन, यानी एल्डेस्ट को हमने बड़े से डिनोट किया था यानी बी से, उसकी एज आई है 85 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% ईच on the mark price of an item are equivalent to a single discount of 275.12, 275.1 or 2. If the mark price of the item is 800, find the value of X. यानी 2 यानी जो MP है वो कितना है, 800, MP हमारे पास 800, और जो डिस्काउंट मिला है वो मिले हैं X% के, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, X% और X%। हमें परसेंट नहीं पता, लेकिन हमें रुपए में पता है कि कितना डिस्काउंट मिला है, 275.12, यानी डिस्काउंट उसने दिया है 275.12। जब इतना डिस्काउंट दिया है तो बे का कितना में होगा, बे का कितने में होगा, 800 का मार्क प्राइस था और 275.12 का डिस्काउंट मिल गया, तो उसने उस वस्तु को यानी आर्टिकल को कितने रुपए में बेचा, तो वो बेचा 524.88, यानी 800 रुपये की कोई चीज़ थी MP, उसमें 275.12 का डिस्काउंट मिला, तो उसने SP कितनी आई, SP आई 524.88। तो MP कितनी थी, 800, उसमें मिला X% का डिस्काउंट, यानी 100 माइनस X अपॉन X, X का डिस्काउंट। उसके बाद फिर X% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस X अपॉन 100, 2 मिले डिस्काउंट। उसके बाद वो वस्तु कितने की हो गई, वो हो गई 524.88। 800 रुपये का सामान था, यानी 800 रुपये की वस्तु थी MP, उसमें X% का डिस्काउंट, फिर से X% का डिस्काउंट, और वो उसे मिली 524.88 में। ओके, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 8 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस X का स्क्वायर इक्वल, ये जो 100 है ये इधर जाएगा, तो ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हट जाएगा, 5 2 4, और ये हो जाएगा 8 8, और 8 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस X का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 6 1। अब ये किसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 5 6 1। अब ये 1 किसके पीछे आता है, यानी 1 के स्क्वायर के पीछे 1 आता है, और 9 के स्क्वायर के पीछे 1 होता है। इन दो डिजिट को कैंसिल करेंगे। अब ये 65 है, ये किस स्क्वायर के करीब है, तो 8 के करीब है, तो या तो 81 का स्क्वायर हो सकता है या 89 का स्क्वायर हो सकता है। तो इससे अगली संख्या कौन सी होती है, 9। तो अगर ये छोटी वाली संख्या के करीब है 65, ये है 65, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का 81। 65 जो है, 65 वो छोटे वाले यानी छोटी वाली संख्या 8 है और बड़ी वाली 9 है। अगर ये छोटी वाले के करीब है यानी 8 के करीब है, तो ये छोटी वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 81 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 65 अगर यहाँ से जैसे होता 79 होता, या फिर 79 होता, या कुछ भी होता, तो ये 9 यानी बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के करीब है, यानी 81 के, तो यहाँ 89 का स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ अभी छोटी वाली संख्या है ना 8, तो इसके करीब है, तो ये 81 का स्क्वायर होगा। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे इसे, तो ये कितना, एक सेकेंड सॉरी, ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर, तो 100 माइनस X का स्क्वायर इक्वल 81 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100, 81 इधर आएगा तो माइनस के 81 इक्वल X। तो ये हमारा डिस्काउंट जो यानी X की वैल्यू कितनी आएगी, तो X की वैल्यू आएगी हमारी 19%। यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा था, कौन सा क्वेश्चन था, 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा 19% डिस्काउंट। X% के 2 डिस्काउंट मिले थे, वो थे 19%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर
12. द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता क्या है? तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और किसके बराबर है वो? 196 पाई के बराबर। तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच इक्वल 196 इंटू 3, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। उसके बाद इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी जो कोन होता है, कोन का बेस, बेस क्या होता है? सर्कल होता है कोन का बेस, तो एरिया ऑफ बेस यानी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ कोन क्या होता है? एरिया ऑफ कोन का बेस क्या होता है? सर्कल होता है, और सर्कल का स्क्वायर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वो कितना दे रखा है? 154, तो इक्वल है 154 के। तो पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 154। 22 से काटेंगे 7 टाइम्स, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना होगा? 7 इंटू 7। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। तो आर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। हमसे जो पूछा है फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट हम निकाल लेंगे। यानी हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? आर स्क्वायर एच इक्वल 196 इंटू 3। आर की वैल्यू कितनी आई? 7, और 7 का स्क्वायर इंटू में एच इक्वल 196 इंटू 3। तो एच की जो वैल्यू होगी वो होगी 196 इंटू 3 अपॉन 49। तो 49 से इसे काटेंगे 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हाइट जो होगी हमारी वो होगी 12 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। हाइट होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक्स किसी काम को कर सकता है 16 दिन में, और वाई उसी काम को कर सकता है 24 दिन में। तो इनकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, वो होगा 48। तो एक्स एक दिन में कितना काम करेगा? 3, और वाई एक दिन में काम कितना करेगा? 2। यानी एक्स की इफिशियंसी 3 और वाई की इफिशियंसी 2, यानी एक्स जो है एक दिन में 3 काम करता है और वाई एक दिन में 2। उसके बाद दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? 3 + 2। हमसे पूछा है 4 डेज काम किया है, तो इंटू 4, तो टोटल काम इन्हें कितना काम कर दिया 4 दिन में? तो 20, क्योंकि 3 + 2 5, 5 4 जा 20। अब बचा काम कितना? 48 माइनस के 20, तो काम बचा हमारे पास, रिमेनिंग वर्क जो है वो है 28। तो एलोन जेड यानी अकेला जेड कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 10.5 डेज, यानी 10.5 डेज में जेड ने अकेले जेड की बात हो रही है, अकेले जेड ने 28 काम जो रिमेनिंग था वो ख़त्म कर दिया। तो उसने एक दिन में कितना काम किया होगा? 1 डे में। तो जब 10.5 डेज में 28 काम किया है, तो एक दिन का काम निकालने के लिए 28 अपॉन 10.5, पॉइंट हटाएंगे या 0 लगाएंगे, यहाँ से कटेगा 7 से 40 टाइम्स, और 7 से 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 से काटेंगे तो 8/3 आएगा। कितना आएगा? 8/3। और ये 8/3 क्या है? जेड द्वारा किया हुआ एक दिन में काम, यानी जेड की इफिशियंसी। उसके बाद इन हाउ मेनी डेज कैन वाई और जेड टुगेदर कंप्लीट 7/8 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। तो सबसे पहले 7/8 पार्ट करना होगा हमें। 7/8 पार्ट किसका? वर्क का, यानी 48 वर्क का। तो 48 का करेंगे 7/8, तो 8 6 जा 48, तो ये हो जाएगा 42 काम। कितना हो जाएगा? 42 काम। और हमसे पूछा है जो 42 काम है वो वाई और जेड मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो वाई एक दिन में काम करता है 2, अब जो जेड है ये है 2, और जो जेड है वो एक दिन में काम करता है 8/3। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 + 8/3, तो ये हो जाएगा 14/3। तो 14/3 वर्क करते हैं जो एक दिन में। तो एक वर्क कितने दिन में करेंगे? तो वो करेंगे 3/14 डेज में। और हमें कितना काम करवाना है? 42 काम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 7/8 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, तो कितना हुआ? 42 काम। तो 42 काम कितने दिन में करेंगे ये? तो एक काम 3/14 डेज, तो 42 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे बस 42 का, यानी 42 का। तो 14 3 जा 42, तो ये हो जाएगा 9 डेज। कितने दिन में ख़त्म कर देंगे वाई और जेड मिलकर? 9 डेज में। तो हमारा जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? 13। तो जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 9 डेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। A is 20% more than B and B is 40% less than C. If D is 25% more than A
देन वाई व्हाट परसेंटेज डी लेस देन द सम ऑफ बी एंड सी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। और जो ए है, ए इज़ 20% मोर देन बी। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20/100 यानी 1/5। यानी जो ए है वो 20% ज़्यादा है बी से, यानी अगर बी 5 है तो ए है 6, क्योंकि 20% ज़्यादा है, यानी 5 + 1 6। उसके बाद बी इज़ 40% लेस देन सी। 40% का पहला फ्रैक्शन करेंगे। 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 2 और ये 5, यानी जो बी है, बी वो 40% लेस देन सी। यानी अगर सी 5 है तो ये है 3, क्योंकि 40% लेस देन, यानी अगर सी 5 है तो 5 - 2, यानी ये बी जो है वो है 3। अब ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, अगर ये खाली है तो इसे बराबर वाले को भर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ बराबर वाले को भरेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इसका बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 रेशियो 15 रेशियो 25। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई और सी की आ गई। तो डी क्या है, डी इज़ 25% मोर देन ए। तो ए कितना है, ए कितना है 18, और इसके 25% मोर देन है, यानी इसका निकाल देंगे 125/100। अगर 18 है उसका 25% मोर देन है तो सबसे पहले 25% निकाल लो, फिर उसमें प्लस करो। तो इससे अच्छा है कि 18 का 125% निकाल लेंगे तो 15 5 जा, 15 4 जा, और 2 2 जा 4 और 2 9 जा, तो ये हो जाएगा 45/2। और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5। यानी जो डी की वैल्यू है वो है 22.5। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो डी की वैल्यू आई हमारी वो आएगी 22.5। 22.5 हमसे पूछा क्या है कि देन वाई व्हाट परसेंटेज इज डी, यानी जो डी है वो लेस देन सम ऑफ बी एंड सी। यानी जो डी है वो बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है। तो बी और सी का योग कितना होगा, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा 5 5 10 और जो 40। अब हमसे पूछा है जो डी है जिसकी वैल्यू है 22.5, वो बी और सी के सम से कितना कम है। तो कितना कम है, तो 40 में से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 22.5, और किससे कम है, बी और सी के सम से, तो 40 नीचे आएगा। इनटू परसेंटेज पूछा है, व्हाट परसेंटेज, तो इनटू 100 कर देंगे। तो 40 में से माइनस करेंगे 2.5 अपॉन 40 और इनटू करेंगे हम 100, तो माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 17.5 अपॉन 40 इंटू 100। तो 20 से ये 2 टाइम्स और 20 से ये 5 टाइम्स, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 87.5/2, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 43.75%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा 43.75%। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ अ 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर क्या है, 5 4 7 2 6 x 7 7 और 9 y और 6, ये है 10 डिजिट नंबर। ये डिवाइड है इज डिविजिबल बाई 72, यानी ये 72 से डिवाइड होता है। तो देन फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5x - 3y। अगर ये 72 से डिवाइड होती है संख्या तो ये 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। अब 8 का डिविजन रूल क्या कहता है कि अगर ये पूरी संख्या के लास्ट 3 डिजिट यानी 9 y और 6, अगर ये लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 8 से तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 8 से। तो पूरी संख्या तो डिवाइड होती है 72 से, 72 का मतलब है 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। यानी ये 9/6 की जगह y की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, y की मिनिमम वैल्यू जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम डिवाइड करके देखेंगे 9/6, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो अगर y की जगह 0 होती है, यहाँ 8 1 जा 8, और यहाँ होती y की जगह 0, तो यहाँ 1 बचता, यहाँ होती 0, तो 8 1 जा 8, और ये होती 2 6, ये तो डिवाइड नहीं हो रही, तो हम दोबारा से करेंगे, यहाँ रखेंगे 9/6 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, तो यहाँ हमने 0 रख के देखा था, 0 रखने पे डिवाइड नहीं हुआ। 1 रख के देखेंगे, यहाँ y की जगह 1, तो यहाँ होती 1, 8 1 जा 8, 3 और 6, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी y की जगह 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो फिर क्या है, जब हम ऐसे ही ट्राई करेंगे तो 9/6 और यहाँ 8, तो अगर हम y की जगह 3 रख दें, अगर हम y की जगह क्या रख दें 3, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 3, तो 8 1 जा 8 और यहाँ बचेंगे 5 और 6 और 8 7 जा 56। यानी y की मिनिमम वैल्यू हमने 0 से रखना शुरू किया, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए y की मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो हम 9 से रखना शुरू करते, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6,
लेकिन हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो हमने 0 रखा, 0 पे डिवाइड नहीं हुआ, 1 रखा, 1 पे डिवाइड नहीं हुआ, 2 पे भी नहीं होगा, 3, यानी y की मिनिमम वैल्यू 3 होने पर ये 8 से डिवाइड होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई 3। तो ये अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है तो 8 से भी डिवाइड होगी, और 8 से कब डिवाइड होगी, जब y की वैल्यू 3 होगी। और 9 से कब होगी, और 9 का डिविजन रूल क्या कहता है, इन सब का सम करो, और सम करने पर 9 का अगर डिविजिबल आ जाता है तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो पहले इनका सम करेंगे, तो 5 + 4 + 7 + 2 + 6 + x + 7 + 9, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3 और +6, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, ये इनका सम पूरा डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो पूरा सम करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, अगर 9 का पेयर बन जाता है तो उसे काट देते हैं, यानी 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, और यहाँ भी 9, तो बचा क्या, 6 + x + 7, यानी हमारे पास बचा 6 + x + 7 डिवाइड बाई 9। क्यों, क्योंकि 9 का अगर पेयर बन जाता है तो उसे काट देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 13 + x/9। यहाँ x की वैल्यू हम क्या रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो हम 5 रखेंगे। क्यों, क्योंकि 13 और 5 कितने होते हैं, 18, और 18 क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 × 2 = 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 5। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 5x - 3y। तो 5, x की वैल्यू कितनी है 5 - 3, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 25 - 9। तो इसका आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा 16। तो ये थे हमारे 15 सवाल। तो ये थे 15 सवाल के सॉल्यूशन। इसकी जो PDF है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, इसकी लिंक PDF सॉल्यूशन की। तो मिलते हैं अब अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।